गुड मॉर्निंग क्लास 8 जो आपका फर्स्ट चैप्टर चल रहा है नेटवर्किंग वाला, ठीक है, उसका ये सेकंड वीडियो है। उसी के आगे का पार्ट। उस दिन मैंने दो चीज़ें बताई थी कि नेटवर्क क्या होता है, कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है और टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स क्या होते हैं। ठीक है, आज के वीडियो में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि उसमें दो और मेन टॉपिक बचे हुए हैं। एक हमारा एडवांटेजेस वाला है कि एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्क क्या होते हैं, और सेकंड आता है हमारा नेटवर्क सिक्योरिटी। तो यही मेन चार टॉपिक्स आपके इस चैप्टर में इंक्लूड होते हैं। ठीक है, वैसे तो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, मतलब क्लास 8 में तो 2-3 पेज में इसे एंड कर दिया गया है। क्लास 9 में यही चैप्टर लगभग 25 पेजेस का होगा, सेम यही चैप्टर, बस इसकी डिटेलिंग थोड़ी और ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो नेटवर्क क्या होता है ये मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया था। इस वीडियो में मैं आपको ये बताता हूँ कि एडवांटेजेस क्या होते हैं नेटवर्क के, नेटवर्किंग के या नेटवर्क के एडवांटेजेस क्या होते हैं। तो सबसे पहला एडवांटेज आता है हमारा एफिशिएंट यूज ऑफ स्टोरेज। ठीक है, एफिशिएंट यूज ऑफ स्टोरेज का मतलब यह है कि स्टोरेज में इतना ज़्यादा, अगर हम नेटवर्किंग फॉर्म करते हैं तो उससे हमारी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी ज़्यादा बढ़ जाती है। भाई जैसे मान लो कि हमने कई सारे कंप्यूटर्स को एक सर्वर से ऐड कर दिया। अब उन कई सारे कंप्यूटर्स पे कैसा भी काम चल रहा हो, उनको वो डेटा जो है वो डायरेक्ट उनको सर्वर पे ऐड करना होगा, मतलब सर्वर पे उसको अपलोड करना होगा। तो सिस्टम पे जो 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 मतलब हमारे कंप्यूटर हैं उन पे स्टोरेज कैपेसिटी उतनी ज़्यादा नहीं होती है, सर्वर की स्टोरेज कैपेसिटी और ज़्यादा होती है। तो उससे ये फ़ायदा होता है कि हमको ज़्यादा डेटा अपने जिस सिस्टम पे हम काम कर रहे हैं उस पर हमको ज़्यादा डेटा रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम इसको नेटवर्किंग का यूज़ करके अगर हमने एक मेन सर्वर से उसको कनेक्ट कर रखा है तो हमारा जितना भी डेटा होगा वो डायरेक्टली वहाँ पर स्टोर हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल, बहुत बेसिक सा एग्जाम्पल आपको बताते हैं जो मैं यूज़ कर रहा हूँ और आप लोग भी यूज़ कर रहे हैं। देखो, मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ वो अपने मोबाइल से बनाता हूँ। उसके बाद मैं उस सारे वीडियो को यूट्यूब पर अपलोड कर देता हूँ। अपलोड करने के बाद मुझे वो, अगर मैं चाहूँ तो उस वीडियो को रखूँ, चाहूँ तो ना रखूँ। उससे फ़ायदा क्या है कि यूट्यूब पर अपलोड करने के बाद वहाँ पर वो सेव है। जब भी मुझे ज़रूरत होगी मैं भी देख सकता हूँ, जब भी आप लोगों को ज़रूरत होगी आप भी देख सकते हैं। मतलब अगर हम अपने मोबाइल से वो वीडियो डिलीट भी कर देते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब चूँकि यूट्यूब तो इंटरनेट के अंडर में आता है, तो वो उस तरह से वो हमारा जितना भी डेटा है वो यूट्यूब पे अपलोडेड है। उसे हम कभी भी जब भी हमें ज़रूरत होगी हम यूज़ कर लेंगे, हमें अपने मोबाइल पर सेव कर रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जिस भी दिन मैं वीडियो बनाता हूँ कम से कम 4 GB का डेटा हो जाता है। अब वो 4 GB का डेटा अगर मैं मोबाइल में रखूँगा तो 2-3 दिन के अंदर 2-3 बार में ही मेरा मोबाइल ओवरलोड हो जाएगा, उसकी जितनी भी हार्ड डिस्क होगी वो ख़त्म हो जाएगी। तो होता क्या है कि जैसे आज वीडियो मैंने बनाया तो आज के आज मैं उसको यूट्यूब पे ट्रांसफ़र कर दूँगा, उसके बाद उस जो वीडियोज़ हैं उनको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो उससे हमारे फ़ायदा, देखो ये भी हमारा नेटवर्किंग का ही एक पार्ट है कि जो भी हमारी स्टोरेज कैपेसिटी है उसको हम सेव करके रख सकते हैं। हमको बार बार उसी स्टोरेज कैपेसिटी का यूज़ कर सकते हैं। हर बार हमको ज़्यादा स्टोरेज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारा जो भी है वो सब कुछ सेव होता जा रहा है। तो सेम चीज़ अगर हम मान लो इंटरनेट का ना भी यूज़ करें, अगर मान लो कोई ऑफिस है वहाँ पर बहुत सारा काम होता है, ठीक है, बहुत सारा, वहाँ पे कोई इंटरनेट से कोई लेना देना नहीं, उनका खुद की नेटवर्किंग है, वहाँ पर एक मेन उनका सर्वर होगा, वो सारा डेटा उस सर्वर पे वो अपलोड करते चलेंगे डेली के डेली, उनको सिस्टम पर डेटा रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे मेन यूज़ नेटवर्किंग का होता है कि यहाँ स्टोरेज कैपेसिटी हमारी बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ हम उस डेटा को सारे सिस्टम पे भी रख सकते हैं और मेन सर्वर पे भी रख सकते हैं और कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें ज़्यादा अपने कंप्यूटर सिस्टम पे बहुत ज़्यादा हार्ड डिस्क लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। जो भी डेटा है हम डायरेक्टली सर्वर पे अपलोड करते चलेंगे और डेली के डेली वो डेटा वहाँ पे सेव रहेगा। सेकंड आती है प्रिवेंटिंग इन्फॉर्मेशन। नेटवर्किंग का यूज़ करके इन्फॉर्मेशन प्रिवेंट रहती है। प्रिवेंट रहने का मतलब ये है कि देखो, जैसे मैंने आपको पहले अभी बताया कि जो मैंने वीडियो बनाया वो सारी वीडियो यूट्यूब पे अपलोडेड है तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं। अगर हमारे पास से वो डिलीट हो जाते हैं या हम जानबूझ के भी डिलीट कर देते हैं तो भी वो वीडियो हमें अपने आप से मिल जाती है। जैसे बहुत सारा डेटा जो होता है जो CBSE हमको भेजती है, स्कूल में भेजती है या स्कूल CBSE को भेजता है, सारा कुछ मेल के थ्रू होता है। तो मेल के थ्रू होने से फ़ायदा ये होता है कि वो मेल पे अब पड़ा हुआ है। अब वो हम चाहे 4 साल बाद यूज़ करें, चाहे 5 साल बाद यूज़ करें, चाहे कभी ना यूज़ करें, वो मेल पे एज इट इज़ सेव है। तो इन्फॉर्मेशन भी हमारी प्रिवेंट बची रहती है, उससे हमें डिलीट होने का कोई खर्च, अगर हम सिस्टम से डिलीट भी हो गया तो भी वो मेल पे कहीं ना कहीं पड़ी हुई है। तो नेटवर्किंग होने से वजह से हम अपने डेटा को अलग अलग सिस्टम पे भी रख सकते हैं, सिस्टम पे भी रख सकते हैं, सर्वर पे भी रख सकते हैं, दूसरे सिस्टम पे भी रख सकते हैं। कहीं से भी एक जगह से भी डिलीट होगा तो कहीं ना कहीं तो वो डेटा मिल जाएगा। ऐसे अगर सिंगल सिस्टम पे डेटा रहेगा, अगर सिंगल सिस्टम की हार्ड डिस्क किसी वजह से क्रैश हो गई, खराब हो गई, तो वो डेटा हमारा पूरा चला जाएगा। रिडक्शन इन हार्डवेयर कॉस्ट, इसका एग्जांपल मैंने स्टार्टिंग में बताया था। रिडक्शन इन हार्डवेयर कॉस्ट का मतलब कि हार्डवेयर हमारा कम से कम हार्डवेयर में हम ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकाल सकते हैं।
जैसे मान लो एक ऑफिस है, उसमें 20 कंप्यूटर लगे हुए हैं। अब उस 20 कंप्यूटर को हर कंप्यूटर, जितने भी कंप्यूटर पे लोग काम कर रहे हैं, हर किसी को प्रिंटर की ज़रूरत है। तो नेटवर्किंग ही एक ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू एक सिंगल प्रिंटर सबके में शेयर हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हमको हर कंप्यूटर के लिए अलग अलग प्रिंटर लगाने की ज़रूरत होगी। तो हम एक मतलब कंप्यूटर का एक प्रिंटर का यूज़ करके हम सारे कंप्यूटर से काम चला सकते हैं। बस फर्क इतना होगा कि हर कोई जो भी प्रिंट कमांड देगा वो बारी बारी से प्रिंट कमांड देगा, एक बार में एक ही प्रिंट कमांड से निकल पाएगा। तो उससे कहीं ना कहीं हमको अगर 20 प्रिंटर की ज़रूरत है तो वहाँ पर एक प्रिंटर से ही सारा काम निकल जाता है, क्योंकि एक ही प्रिंटर से हम लोग आराम से सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। हमको हर कंप्यूटर के लिए अलग अलग प्रिंटर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एफिशिएंसी का मतलब है कि उसको नेटवर्क फॉर्म होने से वजह से सारा सिस्टम जो है बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो जाता है। भाई आप लोगों ने खुद ही देखा हुआ है, पहले जो बैंकिंग सिस्टम था वो किसी नेटवर्किंग से जुड़ा हुआ नहीं था, या पहले जो और भी ऑफिसर्स थे वो किसी नेटवर्किंग से जुड़े हुए नहीं थे। तो वहाँ पर अगर आपको कोई काम करना है तो वो एक ही ऑफिस से हो सकता था। अगर हमको बैंक में पैसे जमा करने हैं तो उसी बैंक में जमा करेंगे, उसी बैंक से निकालेंगे। लेकिन आज नेटवर्किंग की वजह से ही ऐसा हो पाया है कि हम किसी भी बैंक मतलब अगर हमारा SBI में एक अकाउंट है तो हम किसी भी ATM से जाके पैसे निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमको उसी बैंक में जाकर उसी ब्रांच से पैसे निकालने होंगे। पहले ऐसा नहीं था, जब ATM मशीन्स नहीं थी, नेटवर्किंग नहीं थी, कंप्यूटराइज सिस्टम नहीं हुआ करते थे। भाई आप लोगों ने तो शुरू से देखा हुआ है, लेकिन हम लोगों ने वो टाइम भी देखा हुआ है जब ATM मशीन थी ही नहीं। ATM मशीन जब मुझे याद है कि मैं 6th-7th में था तब मैंने पहली बार ATM मशीन का नाम सुना था। उससे पहले तो ATM मशीन होती क्या है ये भी नहीं पता था। और काफ़ी बड़े होने पे जो इंटर पास करने के बाद मैंने पहली बार ATM यूज़ किया था। तो ATM मशीन ही सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि उससे हमारा सारा सिस्टम कितना एफिशिएंट हो जाता है। हमको पैसे की 5,000 रुपये की ज़रूरत है रात में 12 बजे, तो हमको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है, हम कहीं से भी वो पैसे निकाल सकते हैं, ऑनलाइन कहीं से भी पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये सब जितना कुछ हो रहा है वो सिर्फ नेटवर्किंग की ही देन है। अगर नेटवर्किंग ना होती तो ये ऑनलाइन ट्रांसफ़र, ये डेटा अपलोड, जितनी कहानी चल रही है ये कोई कहानी ना चल पाती। रिडंडेंसी का मतलब होता है कि डेटा डुप्लीकेट ना हो। डुप्लीकेट का मतलब कि भाई अगर हमने कई जगह डेटा सेव किया है तो वो इससे फ़ायदा होता है कि अगर सब कुछ नेटवर्किंग के थ्रू काम कर रहा है तो कहीं से भी हमें बार बार कोई गलती ना हो, किसी तरह की एक डेटा 2 बार ना चढ़ जाए, इस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं। जैसे जो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं तो क्लास 9th में उनका CBSE में रजिस्ट्रेशन हो जाता है, ठीक है। अब मान लो वो बच्चा, रिडंडेंसी का एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, अगर मान लो बच्चा 9th पढ़ने के बाद 10th किसी और स्कूल में चला गया, हमारे यहाँ से नहीं पढ़ा, किसी और स्कूल में, मान लो MB कॉलेज में चला गया, तो अब हमको ऐसा नहीं है कि उस लड़के को फिर से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। उस सेम रजिस्ट्रेशन नंबर उसको यहाँ से जो CBSE से मिला है वो जाकर वहाँ बता देगा, वहाँ पर वो दूसरे स्कूल वाले उस रजिस्ट्रेशन नंबर से बस स्कूल का नेम चेंज कर देंगे और उसको अपने में ऐड कर देंगे। तो उससे फ़ायदा ये होगा कि कहीं ऐसा नहीं होगा कि उसकी एंट्री फिर से दो बार एंट्री होने से आगे चल के प्रॉब्लम हो जाती है कि सेम बच्चे की दो अलग अलग स्कूल से एंट्री होने से मान लो ये हो जाएगा कि वो 2 जगह से डिग्री ले रहा है, 2 जगह से वो 10th क्वालिफाई कर रहा है। तो रिडंडेंसी इस तरह की जो डुप्लीकेसी होती है, किसी तरह का डुप्लीकेट डेटा ना क्रिएट हो, तो उसको दूर करने में भी हमारा जो नेटवर्किंग है बहुत फ़ायदेमंद है। पहले के टाइम पर जब हम लोग पढ़ते थे स्कूल में तभी भी एग्ज़ाम होते थे, लेकिन तब फॉर्म भरवाए जाते थे हाथ से। आज जितने भी फॉर्म होते हैं, चाहे 9th का फॉर्म हो, चाहे 10th का फॉर्म हो, 12th का फॉर्म हो, आप लोग आगे चल के जब आप लोग 9th में जाएंगे तो मैं आप लोगों को एक फॉर्म दूंगा तो आपको फिल करना होगा। लेकिन वो फॉर्म फिल करने के बाद उसका सारा डेटा मैं ही अपलोड करूँगा CBSE की वेबसाइट पर। तो वो नेटवर्किंग की वजह से ही ऐसा हुआ है कि बहुत बार ऐसा होता था कि सेम स्टूडेंट 2 जगह से एग्ज़ाम देता था, मतलब उसने 2 जगह से अप्लाई किया होता था, तो उससे आगे चल के काफ़ी दिक्कतें आती। तो वो सारी चीज़ें अब बहुत हद तक वो दूर हो गई। तो रिडंडेंसी से मतलब यहाँ पर यही है कि इस तरह का डुप्लीकेट डेटा जो क्रिएट हो जाता है वो नहीं क्रिएट होगा। काफ़ी सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाती हैं कि हाँ ये स्टूडेंट है, ये स्कूल में पढ़ता था 9th में, अब ये 10th में चला गया वहाँ पे, तो मतलब ऐसा नहीं कि 2 अलग अलग स्टूडेंट हैं, वो सेम स्टूडेंट। क्विकेस्ट डॉक्यूमेंट डिलीवरी का मतलब है कि भाई डॉक्यूमेंट डिलीवरी का मतलब ये है कि भाई नेटवर्किंग है, हमने मेल की यहाँ से और विदिन अ सेकेंड वो मेल ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं पे भी पहुँच जाती है। या मान लो इंटरनेट का नहीं भी यूज़ कर रहे हैं, अगर हम वैसे ही नेटवर्किंग का यूज़ कर रहे हैं तो जो भी मान लो जैसे कस्टमर केयर होते हैं, जितने भी बड़े बड़े जो बैंक्स होते हैं, जो मोबाइल कंपनीज होती हैं या कोई भी कंपनी होती है, सबके कस्टमर केयर होते हैं। सारे कस्टमर केयर ऑल ओवर इंडिया नेटवर्किंग के थ्रू जुड़े होते हैं, मतलब वो इंटरनेट नहीं होगा, उनकी अपनी नेटवर्किंग होती है।
तो उससे फ़ायदा क्या होता है कि तुमने मान लो तुम जो लखनऊ में रहते हो, तुमने यहाँ के कस्टमर केयर को कॉल की, तो अगर कल को तुम्हारा जो भी सामान तुम्हें सही कराना है, मान लो तुम्हारा मोबाइल ख़राब हो गया, तुमने यहाँ पर किसी कस्टमर केयर को दिया, जिस भी कंपनी का मोबाइल है उस कस्टमर केयर में जाके दे दिया कि हमारा ये मोबाइल सर्विस सेंटर में जाके दे दिया कि हमारा मोबाइल ख़राब है, तो बस वहाँ से वो डायरेक्टली मान लो वो पार्ट जो कुछ मोबाइल में जो पार्ट ख़राब है वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं भी है, तो वो डायरेक्टली वो कॉल सेंटर वाला बेंगलोर वाले कॉल सेंटर से पूछेगा क्या आपके यहाँ सामान अवेलेबल है, तो कह देगा हाँ अवेलेबल है, तो ये वो मोबाइल फिर यहाँ से बाई पोस्ट वहाँ से भेज दिया जाएगा। तो उससे ये है कि जो भी जानकारी है वो तुरंत के तुरंत एक जगह से दूसरी जगह डिलीवर हो जाती है। इंटरनेट तो एक ईजी मीडियम है ही, लेकिन इंटरनेट के अलावा भी जो बाकी की नेटवर्किंग है, जो अदर जो जिनकी अपनी अपनी खुद की भी नेटवर्किंग है, वो भी अपनी नेटवर्किंग का यूज़ करके डेटा को विद इन अ सेकेंड कहीं भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ एडवांटेजेस होती है, और भी बहुत सारी एडवांटेजेस हैं, लेकिन ये कुछ मेन एडवांटेजेस होती हैं जिसके थ्रू जिससे ये मतलब पता चलता है कि हमारा नेटवर्क हमारे लिए कितना ज़्यादा यूजफुल है। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक आता है, जो इसका लास्ट टॉपिक है, वो है नेटवर्क सिक्योरिटी। नेटवर्क सिक्योरिटी में भी कई सारी चीज़ें होती हैं, उसको भी अभी एक्सप्लेन करते हैं कि इसमें कैसे कैसे नेटवर्क सिक्योरिटी में क्या क्या चीज़ें होती है, क्या कैसे कैसे वो वर्क करता है। देखो, नेटवर्क सिक्योरिटी से क्या होता है, जैसे मैं आपको एक रियल एग्जाम्पल देता हूँ। बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा कि सुनने में आता है कि चाइना ने इंडिया के ऊपर साइबर हमला किया। हिंदी न्यूज़पेपर में आता है चाइना ने इंडिया के ऊपर साइबर हमला किया। साइबर हमला का मतलब ये होता है कि उनके हैकर्स ने इंडियन गवर्नमेंट की जो डेटाबेस है उसको एक्सेस करने की कोशिश की। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को बचाना बहुत ज़रूरी होता है। गवर्नमेंट के पास बहुत सारा डेटा होता है, हम लोग जितने भी लोग हैं सबका आधार बना हुआ, सबकी इन्फॉर्मेशन उनके पास है। जो हमारे यहाँ बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं उनकी इन्फॉर्मेशन उसमें अपलोडेड है, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनकी इन्फॉर्मेशन अपलोडेड है। तो इन सारी चीज़ों को सिक्योर रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो नेटवर्क हमारे लिए जितना यूज़फुल होता है उतना ही नेटवर्क का यूज़ करके हमें नुकसान पहुँचाया जा सकता है। बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा ऑनलाइन फ्रॉड हो जाते हैं लोगों के साथ। उनके ATM उनका बैग उनके पर्स में रखा हुआ है, उनके ATM से पैसे निकल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी नेटवर्क सिक्योरिटी में कमी आने की वजह से होती हैं। तो आने वाले मतलब जो अभी टाइम चल रहा है, बहुत बार ऐसे न्यूज़ में आता है, बहुत सारे लोगों के साथ हुआ भी है कि उनके ATM से पैसे निकल गए अपने आप से, और उनका ATM उनके पास ही था और उनके पास मैसेज आ गया कि आपके बैंक अकाउंट से इतने पैसे कट गए। ठीक है, तो इस तरह से जैसे हर चीज़ की अच्छाइयाँ हैं उसी तरह हर चीज़ की बुराइयाँ हैं। मोबाइल की बहुत सारी अच्छाइयाँ भी हैं, मोबाइल की बहुत सारी बुराइयाँ भी हैं। उसी तरह नेटवर्क की भी सेम चीज़ है। भाई अगर मोबाइल आप पढ़ाई के लिए यूज़ कर रहे हो तो मोबाइल आपके लिए यूज़फुल है, लेकिन अगर वही मोबाइल आप गेम खेलने के लिए, मूवी देखने के लिए दिन भर यूज़ करोगे तो बहुत बड़ा नुकसान है आपके लिए। ठीक है, वो समझ में नहीं आता है लेकिन वो नुकसान बहुत बड़ा है, आगे चल के समझ में आता है कि क्या नुकसान है। तो सेम वही चीज़ है कि नेटवर्क जिस तरह हमारे लिए फ़ायदेमंद है, उसी तरह नेटवर्क से हमारे बहुत सारे नुकसान भी होते हैं। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अपनी ऑनलाइन रखते हैं तो हमारे डेटा की चोरी होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। भाई बैंक डिटेल है, हम लोग ऑनलाइन पैसा ट्रांसफ़र करते हैं या हम गूगल पे का यूज़ करते हैं और ये अमेज़ॉन पे, इस तरह के जो सिस्टम है, इतनी सारी चीज़ें हैं, ये सब यूज़ करते हैं, तो उससे हमारा अकाउंट जो है वो सेफ उतना नहीं रह जाता है। लेकिन चाहे वो गूगल हो, चाहे वो कोई बैंक हो, HDFC बैंक हो, PNB हो, SBI हो, अगर आप उनकी ऑनलाइन सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं तो वो उस तरह की सिक्योरिटी प्रोवाइड कराती है जिससे इन चीज़ों को कम किया जा सके। ठीक है, जिससे बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं है कि तब नुकसान होने के चांसेस नहीं होते, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक ये रहता है कि वो कोशिश करते हैं कि हमारा डेटा किसी तरह से चोरी ना हो सके और किसी तरह से हमें नुकसान ना पहुँचे, ना फाइनेंशियली ना मेंटली किसी तरह का। ठीक है, और ऑफिसेज में भी बहुत सारे से जो नेटवर्किंग होती है उसमें सिक्योरिटी लगाई जाती है, जिससे कि जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, मान लो आज वो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, आज वो उनकी पूरी लॉयल्टी है उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उस कंपनी के लिए, लेकिन कल को उन्होंने मन बना लिया कि हमको यहाँ से जाना है तो वहाँ से वो डेटा चोरी कर लें या अपने डेटा में ही कोई फेर बदल कर लें। तो ऐसी सब चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारी सिक्योरिटी का यूज़ किया जाता है। अब जैसे लॉगिन सिक्योरिटी, उसमें दो नाम आते हैं, लॉगिन सिक्योरिटी और राइट सिक्योरिटी। लॉगिन सिक्योरिटी का मतलब है कि बहुत सारे ऐसे ऑफिसेज होते हैं जहाँ पर 3-3 शिफ्ट में काम चलता है। 3-3 शिफ्ट में मतलब कि वहाँ पर जो सुबह 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक एक आदमी काम करेगा एक ही कंप्यूटर पे, फिर 2 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक एक दूसरा आदमी काम करेगा उसी सेम कंप्यूटर पे, और फिर रात के 9 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक तीसरा आदमी काम करेगा। मतलब सेम कंप्यूटर को 3-3 लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ऐसे केसेस में जो ये इस तरह की जो मतलब सिक्योरिटी में प्रॉब्लम बढ़ जाती है कि मान लो उसमें से 2 आदमी तो सही है, तीसरा आदमी खुराफाती टाइप का है, और खुराफाती टाइप का जो आदमी है वो ऐसा कुछ कर दे कि किसी को उन दोनों में से किसी एक को फंसाने के लिए कुछ इस तरह का उल्टा सीधा काम कर दे। तो ऐसे केसेस में हर एम्प्लॉय के पास एक लॉगिन यूज़र ID और पासवर्ड होता है।
वो यूज़र आईडी पासवर्ड इसीलिए दिया जाता है कि जब वो सिस्टम को भाई एक आदमी ने काम किया, उसके बाद वो सिस्टम बंद करके चला गया, अब दूसरा आएगा तो वो फिर अपने यूज़र आईडी से लॉगिन करेगा, पासवर्ड डालेगा, तब जाके वो एंटर कर पाएगा। उससे ये पता चल जाएगा कि उस टाइम फ्रेम में वही आदमी उस सिस्टम पर बैठा हुआ था। या मान लो कोई दूसरा भी एम्प्लॉई आकर बैठ जाता है, किसी भी सिस्टम पे आके बैठ जाता है, तो मतलब जो लॉगिन जिस सिस्टम से जो लॉगिन करेगा उससे बस यही चीज़ क्लियर हो जाती है कि उस सिस्टम पे लॉगिन कर लेगा, तो लॉगिन करने से उसका रिकॉर्ड मेंटेन हो जाएगा कि फला टाइम पर फला इंसान इस सिस्टम पे बैठ के काम कर रहा था। तो इस तरह की चीज़ें बहुत आगे, मतलब जैसे जैसे नेटवर्किंग, मैंने पहले बताया कि नेटवर्किंग जिस तरह फायदेमंद है उस तरह उसके नुकसान भी बहुत सारे हैं। तो यही सब नुकसान से बचने के लिए इस तरह की लॉगिन सिक्योरिटी लगाई जाती है, बहुत जगह पे लगाई जाती है। जैसे हम लोग स्कूल में देख लो, स्कूल में भी थंब इम्प्रेशन वाली मशीन लगी हुई है, तो उसमें थंब इम्प्रेशन इसीलिए दिया जाता है, उससे ये पता चल जाता है कि मान लो हम स्कूल आए, हमने थंब इम्प्रेशन लगा दिया, तो उससे हमारी अटेंडेंस चढ़ गई ऑटोमेटिकली। अब मान लो कोई बात होती है, कुछ भी होता है, तो कम से कम वो डेटा हमारा सिक्योर्ड है कि इस दिन पर ये टीचर यहाँ पर प्रेजेंट था। लेकिन अगर मान लो ये सब चीज़ें ना हो तो कुछ भी इस तरह की चीज़ें क्रिएट की जा सकती हैं। और सिस्टम भी जो होते हैं, जैसे जिस सिस्टम जो काम में यूज़ में आते हैं, जैसे लैब वाले सिस्टम की तो बात अलग है, कोई भी बच्चा कहीं भी बैठ जाता है, लेकिन जो सिस्टम ऑफिशियल यूज़ के हैं उन पर भी यूज़र आईडी पासवर्ड रखा जाता है, इसीलिए कि कोई भी उस डेटा को एक्सेस ना कर सके, कि जो उस पर बैठ के काम करता है सिर्फ वही एक्सेस करे, दूसरा आदमी उसको एक्सेस करने की कोशिश ना करे। नहीं तो मान लो कुछ चेंजेस कर दे किसी तरह के, तो वो आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। राइट सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है कि मतलब कुछ बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो राइट प्रोटेक्टेड होती है। राइट प्रोटेक्टेड का मतलब है कि उसको हर कोई नहीं एक्सेस कर सकता। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स भी होती हैं कि अगर आप वहाँ से डेटा कॉपी करना चाहो, मान लो कोई वेबसाइट आपने देखी, वहाँ पर कुछ कंटेंट लिखा हुआ है, वो आपको अच्छा लगा, अब आप उससे चाहते हो कि हम उसे कॉपी कर लें, तो वो राइट प्रोटेक्टेड होते हैं। कुछ वेबसाइट ऐसी डिज़ाइन की जाती है राइट, कुछ ऐसे टर्म्स यूज़ करके कि आप कोशिश भी करोगे तो भी आप उसका डेटा कॉपी नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने इस तरह की प्रोटेक्शन लगा रखी है कि आप चाह के भी उनका डेटा कॉपी नहीं कर सकते। जैसे एजुकेशनल वेबसाइट है, बायजूस है, और ये सारी चीज़, और मेरिट नेशन है, इस तरह की वेबसाइट है, एन अकेडमी है। तो ये लोग पहले क्या करते हैं, अगर आप उन पर कोई क्वेश्चन उस पर जाकर सर्च करने की कोशिश करो तो पहले वो आपसे लॉगिन करवाते हैं, बिना लॉगिन कराए वो आपको कोई भी आप उनसे फ्री में भी क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। तो ऐसी इस तरह की बहुत सारी सिक्योरिटी लगाई जाती है। इस तरह की जो सिक्योरिटी होती है उन्हीं को बोलते हैं राइट सिक्योरिटी, कि वो राइट प्रोटेक्टेड होती है, कि जिनको राइट्स होगा सिर्फ वो, जिनको अधिकार होगा सिर्फ वही उसको एक्सेस कर सकते हैं, हर कोई उसे एक्सेस नहीं कर सकता। तो ये मेनली दो टाइप की सिक्योरिटी मतलब बताई गई है। वैसे तो और बहुत सारी होती हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं, एंटीवायरस यूज़ किए जाते हैं, और बहुत सारे ऐसे हार्डवेयर भी यूज़ किए जाते हैं जिससे सर्वर को, सिस्टम को, नेटवर्क को सिक्योर रखा जाता है। क्योंकि सिक्योरिटी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज के टाइम पर हर जगह की। जैसे हमारे घर में, घर की सिक्योरिटी एक वो प्रॉब्लम, मतलब एक हमारे लिए खतरा बनी रहती है, कभी भी चोर घुस सकते हैं। उसी तरह हमारा बैंक अकाउंट है, हमारा फेसबुक अकाउंट है, व्हाट्सएप अकाउंट है, कुछ भी है, तो इनके साथ भी छेड़छाड़ हो सकती है। देखो आम पब्लिक के साथ ये चीज़ें नहीं होती हैं, लेकिन जो बड़े लोग हैं उनके साथ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो बड़े बिजनेसमैन हैं, जो बड़े बड़े राजनेता लोग हैं, या कोई जैसे एक्ट्रेसेस हैं, तो इन लोगों को परेशान करने के लिए इस तरह की चीज़ें होती हैं कि उनके अकाउंट को एक्सेस करने की, उनके अकाउंट को हैक करने की कोशिश की जाती है। आम पब्लिक के लिए उतना खतरा नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि क्योंकि हमें कोई जानता नहीं तो हमें उतना नुकसान भी नहीं है। लेकिन जो लोग एक पब्लिक फिगर है, जिनको सब जानते हैं, उनके साथ इस तरह की सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है कि वहाँ पर नेटवर्क सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों ने फेसबुक इसीलिए छोड़ दिया, बहुत सारे बड़े बड़े लोगों ने फेसबुक इसीलिए छोड़ दिया क्योंकि उसमें प्रॉब्लम्स आने लगी थी, वहाँ से उनका डेटा चोरी होने लगा था। तो किसी वजह से ऐसा हो रहा था, बाद में धीरे धीरे उन्होंने सही किया। तो बहुत बार ऐसा हो भी जाता है और बाद में चल के उसको सही हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमारी जितनी भी हैं, जो भी नेटवर्क में जिस तरह के जो भी ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं या इस तरह की जो भी चीज़ें होती हैं, वो सारा उन सबसे बचने के लिए जो मेजरमेंट लिए जाते हैं, जो मेजर्स लिए जाते हैं, वो सारे हमारे नेटवर्क सिक्योरिटी में आते हैं। ठीक है, अब नेटवर्क में कौन कौन से एक टॉपिक्स में और छूट रहा है, अभी मुझे याद आ गया, इसी आपकी बुक का ये कि नेटवर्क कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। एक नॉर्मल नेटवर्क फॉर्म करने के लिए कौन कौन से कंपोनेंट्स की जरूरत होती है, तो उसको भी कवर कर लेते हैं। इससे पूरा चैप्टर आज के आज खत्म हो जाएगा। तो कुछ नेटवर्क कंपोनेंट्स होते हैं जिनका आगे यूज़ किया। देखिए, कुछ नेटवर्किंग कंपोनेंट होते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका हम नेटवर्किंग में यूज़ करते हैं। इसमें जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी आप लोगों ने देखी हैं, भले आपको ध्यान ना हो, भी मैं आप लोगों को याद दिलाता हूँ कहाँ कहाँ आपने देखी है। ठीक है, देखी क्या मतलब, कुछ देखी है कुछ नहीं भी देखी है। जैसे नेटवर्क कार्ड होता है। नेटवर्क कार्ड क्या होता है, ये चिप
कोई कार्ड नहीं है, ATM कार्ड की तरह या पैन कार्ड की तरह या ड्राइविंग लाइसेंस की तरह ये कोई कार्ड नहीं होती है, एक चिप होती है, आपकी बुक में की फिगर बनी हुई है। ये नेटवर्क कार्ड हर कंप्यूटर के अंदर लगा होता है, ठीक है। जो लैब में भी आपके कंप्यूटर लगे हुए हैं उन सब में ये नेटवर्क कार्ड लगा हुआ है। अगर ये नेटवर्क कार्ड नहीं होगा तो हम उस कंप्यूटर को इंटरनेट से नहीं ऐड कर पाएंगे, ना इंटरनेट से ऐड कर पाएंगे, ना किसी और तरह के नेटवर्क से ऐड कर पाएंगे। तो ये एक टाइप का कार्ड होता है, एक तरह की चिप होती है, इसको नेटवर्क कार्ड या नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कहते हैं। तो इस चिप का नॉर्मली हर सिस्टम में, हर कंप्यूटर में, चाहे वो लैब का कंप्यूटर हो, चाहे वो आपने कहीं पर भी देखा हो, सब में लगा होता है, लैपटॉप्स में भी लगा होता है, ठीक है। तो इस चिप का यूज़ हर कंप्यूटर में किया जाता है। अगर कंप्यूटर को हमको इंटरनेट से जोड़ना है तो इस कार्ड का होना, इस चिप का होना कंपलसरी है। नेटवर्किंग केबल कौन सी होती है? आप लोगों ने लैब में देखा होगा, लैब में जितने भी कंप्यूटर में नेट चलता है उसमें एक वाइट कलर की केबल से वो जुड़े हुए हैं। जो लैब है, लैब में जितने कंप्यूटर में इंटरनेट चलता है वो एक ब्लैक कलर के बॉक्स से जुड़े हुए हैं और उस ब्लैक कलर के बॉक्स से वाइट कलर का वायर निकला हुआ है जो कि आकर उस सिस्टम में, उस कंप्यूटर के CPU में पीछे से लग जाता है। तो वो जो केबल होती है उसको लैन वायर कहते हैं या फिर नेटवर्किंग केबल कहते हैं, ठीक है। उसके तो वो सबसे ईजी, और भी इस तरह की बहुत सारी आती है, लेकिन वो सबसे सस्ती वाली और सबसे ईजी, मतलब ईजी वे है जिससे हम लोग, अगर हम इंटरनेट कनेक्शन लेना चाहें, उस इंटरनेट कनेक्शन को कई सारे कंप्यूटर में डिवाइड करना चाहें, उसका हम यूज़ कर सकते हैं। भाई कंप्यूटर जो स्कूल है, स्कूल में एक इंटरनेट कनेक्शन है, उस एक इंटरनेट कनेक्शन से रवि सर का कंप्यूटर भी कनेक्टेड है, उसी एक इंटरनेट कनेक्शन से लैब के सारे कंप्यूटर भी कनेक्टेड है, ठीक है। तो उन्हीं वायर्स का यूज़ करके उनको अलग अलग जोड़ा गया है। कनेक्शन एक है लेकिन वो कई कंप्यूटर में इंटरनेट चलता है। तो वो जो लैन वायर है, नेटवर्किंग केबल है, जो आपने देखी है वो आप लोगों ने, व्हाइट कलर की केबल होती है, ठीक है। वो ब्लैक कलर की भी आती है, अलग अलग कलर्स में आती है। तो व्हाइट कलर को नॉर्मली एक व्हाइट कलर रखा है जिससे वो पहचान में ईजिली आ जाती है। तो वो नेटवर्किंग केबल का यूज़ करके कोई भी सिस्टम को हम इंटरनेट से भी जोड़ सकते हैं। हमने इंटरनेट कनेक्शन ले लिया, हम उसे डायरेक्टली वायर के थ्रू से भी जोड़ सकते हैं और दो सिस्टम को भी आपस में जोड़ सकते हैं। अगर इंटरनेट नहीं भी है, हम दो कंप्यूटर को आपस में जोड़ दें तो दोनों कंप्यूटर एक दूसरे का हार्ड डिस्क से डेटा कॉपी कर सकते हैं बिना पेन ड्राइव का यूज़ किए। वो जो लैन वायर होता है, नेटवर्किंग केबल होती है व्हाइट कलर वाली, जो आपको बता रहे हैं, उसका अगर हम दो कंप्यूटर में लगा दें, दो अलग अलग कंप्यूटर में लगा दें, तो दोनों कंप्यूटर एक दूसरे की हार्ड डिस्क से डेटा बिना किसी पेन ड्राइव का यूज़ किए कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है मॉडेम। मॉडेम क्या होता है? कुछ लोगों ने देखा होगा, मॉडेम छोटे से बॉक्स टाइप का होता है। जब भी हम इंटरनेट कनेक्शन लेते हैं तो उसके साथ हमको एक टेलीफोन लाइन या जो टावर, जो एंटीना लगा होता है छत पे, वो एंटीना मिलता है। एंटीना का एक वायर जो होता है वो मॉडेम में कनेक्ट होता है। मॉडेम का काम क्या होता है? मॉडेम को बोलते हैं, मॉडेम का काम क्या होता है? मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। इसका मेन काम क्या होता है? देखो, दो तरह के सिग्नल होते हैं। जो सिग्नल वायर के थ्रू हमको मिलते हैं या एयर में जो ट्रैवल करके आ रहे होते हैं उनको बोलते हैं एनालॉग सिग्नल। और जो सिग्नल, जिन सिग्नल से हमें जो भी चीज़ें कंप्यूटर पे दिखाई देती हैं वो होते हैं डिजिटल सिग्नल। इस मॉडेम का काम यही होता है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करना और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करना। इसका जो फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर या फिर मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन, उसी से ये मॉडेम बना है। इसका ये फुल फॉर्म है, मतलब स्लैश में मैंने ऐसे लगा दिया है लेकिन ये पूरा एक है। मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर को ही का शॉर्ट फॉर्म है मॉडेम। तो ये एक छोटी सी डिवाइस होती है, अगर आप इंटरनेट कनेक्शन लेंगे साथ में उसके साथ मॉडेम मिलता है, ठीक है। हब्स एंड स्विचेस, हब से हब, ये भी आपने देखा होगा। देखो लैब में जो ब्लैक कलर का एक बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है, सबने देखा है, जो लोग भी लैब आने में देखा है कि लैब में एक ब्लैक कलर का बॉक्स रखा हुआ है एक CPU के ऊपर। उसी बॉक्स में सारे वायर लगे हुए हैं जिसके थ्रू इंटरनेट चलता है, तो उसी को बोलते हैं स्विच। उसी हब्स और स्विच दोनों अलग अलग है लेकिन दोनों की फंक्शनैलिटी एक जैसी होती है। जो लैब में लगा हुआ है वो स्विच है, लेकिन वही जब बहुत बड़ा, उसी साइज का जब बहुत बड़ा यूज़ करते हैं तो उसको बोलते हैं हब। हब नॉर्मली जो जिनके यहाँ टावर लगा होता है, मान लो किसी के घर में कोई एयरटेल का या BSNL का टावर लगा हुआ है तो उसके अंदर तो हब्स लगे होते हैं, ठीक है। तो वो उस एरिया में इंटरनेट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए या नेटवर्क को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि स्कूल में एक इंटरनेट कनेक्शन लिया गया है, तो मॉडेम से, जो मॉडेम है वो प्रिंसिपल मैम के सामने वाला जो छोटा सा रूम है उसमें मॉडेम रखा हुआ है। उस मॉडेम से एक वायर, एक नेटवर्किंग केबल का यूज़ करके वो वायर जो है वो लैब तक पहुँचाया गया है। लैब तक पहुँचाने के बाद उस वायर को इस स्विच में, वो जो ब्लैक कलर का बॉक्स है उसमें लगा दिया गया है। फिर उसमें से कई सारे वायर निकले हैं जो अलग अलग कंप्यूटर में जाते हैं। देखो उसमें होता क्या है कि हमको अगर कई सारे कंप्यूटर में एक साथ नेट चलाना है लेकिन कनेक्शन हमको एक ही लेना है, तो ऐसे केस में स्विच का यूज़ करते हैं।
जो साइबर कैफ़े वाले होते हैं जहाँ इंटरनेट आप जाकर यूज़ कर सकते हैं, अगर आप लोग घर पे इंटरनेट नहीं काम कर रहा है तो वो लोग क्या करते हैं कि उनके मान लो 20 कंप्यूटर है तो 20 कंप्यूटर पे के लिए वो लोग 1 या 2 कनेक्शन लेते हैं, 1 या 2 कनेक्शन में से वो 20 की 20 कंप्यूटर चलाते हैं। तो वो कनेक्शन को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इस स्विच का यूज़ करते हैं। अगर स्विच नहीं होगा, स्विच और नेटवर्किंग केबल का यूज़ करके उस कनेक्शन को, जो एक कनेक्शन है उसको अलग अलग कंप्यूटर में लगा दिया जाता है जिससे कि वो सारे कंप्यूटर काम करें। देखो वाईफाई वाला सिस्टम अलग है, वाईफाई वाले में वाईफाई डिवाइस होती है वो तो एयर में काम करता है, लेकिन जो वायर्ड कनेक्शन है उसके लिए ये सारी चीज़ों का होना ज़रूरी होता है। तो ये कुछ बेसिक टाइप के कंपोनेंट है, इसमें और भी होते हैं लेकिन वो अभी आपके कोर्स में नहीं है। इसमें और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, बहुत सारे हार्डवेयर हैं वो यूज़ किए जाते हैं। तो ये सारे हार्डवेयर ही हैं आपके जितने भी चारों आपको लिखे हुए हैं, नेटवर्क कार्ड है, नेटवर्किंग केबल है, मॉडेम है, हब्स है, ये सारे हार्डवेयर हैं जो कि हमारे नेटवर्किंग में यूज़ होता है। तो इस चैप्टर में फिलहाल आपका इतना ही दिया हुआ है। ओके, थैंक यू।